अच्छा, कॉन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड एक बड़ा अहम और शार्ट टेक्निकल क्वेश्चन है कि इन केस एक बंदा जो है वो कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस हो गया है, और वो कॉन्फाइंड स्पेस के अंदर आप एज अ होल वॉच बाहर बैठे हैं, आपसे सिर्फ इतना ही दूर है कि आप विद इन 30 to 40 सेकेंड जो है वो उसे पकड़ के उसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं और उसकी जान बच सकती है। लेकिन क्योंकि अगर आप जो है वो ईआरटी को कॉल करेंगे, ईआरटी 5 से 10 मिनट के अंदर आएगी, तो तब तक हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो एज अ होल वॉच आप क्या करेंगे? क्या उसकी जान बचाएंगे या फिर उसे मरने देंगे? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। कॉन्फाइंड स्पेस एक क्रिटिकल एक्टिविटी है। उसी से रिलेटेड एक और अहम क्वेश्चन है, बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर आपने मतलब इनिशियल रीडिंग जो है वो तो ऑथराइज गैस टेस्टर करता है, जो कि क्लाइंट का बंदा होता है, डायरेक्ट कंपनी का जो है वो बंदा होता है। अच्छा, उसने इनिशियल गैस टेस्टिंग कर ली। अब नेक्स्ट जो पीरियाडिक गैस टेस्टिंग होगी वो आप एज अ होल वॉच करेंगे, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्टर पार्टी के हैं। अच्छा, आपने जो है वो पीरियोडिक जो गैस रीडिंग करनी है, लेकिन पहले आप जाके एक फ्रेश एयर में अपने जो भी MX6 MX4 या जो भी आप अपना गैस टेस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, उसे आप एक फ्रेश एयर में जाके सारी उसकी रीडिंग ज़ीरो करेंगे। फिर आप जाके कॉन्फाइंड स्पेस की मेन वे में बैठ के अपना प्रोब लगा के अंदर वो प्रोब डाल के आप मिनिमम जो है वो 2 मिनट उधर वेट करना है। 2 मिनट के बाद वाली रीडिंग आपने लिखनी है, क्योंकि 2 मिनट तक जो है वो रीडिंग आपको प्रॉपर एग्जैक्ट शो होंगी। उसके बाद आप इंट्रेंट्स को अलाउ करेंगे, उनकी आईडीज़ वगैरह चेक करके अगर उनकी ट्रेनिंग हुई पड़ी है कॉन्फाइंड स्पेस एंट्री की, तो फिर उन्हें आप इंटर करेंगे। अच्छा, इन केस अगर प्रोब जो है आपको लंबी चाहिए, आगे डिस्टेंस जो है वो 3 फीट 4 फीट 5 फीट जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो टाइम जो है वो आप उतना बढ़ाते जाएंगे। अपना इनिशियल जो गैस टेस्ट कर रहे हैं, इनिशियल गैस टेस्ट आप कर रहे हैं, एक तो मतलब एजीटी करेगा, वो अपना इनिशियल गैस टेस्ट करेगा, लेकिन एज होल वॉच आप करेंगे। तो वो अगर 3 फीट डिस्टेंस है तो हर फीट पे आप 2 सेकेंड टाइम बढ़ाते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला मैंने रीडिंग तो है 2 मिनट बाद ही मैंने रीडिंग जो है जो आएगी उस पे मीटर पे गैस टेस्टर पे वो मैंने लिख देनी है। अच्छा, लेकिन अगर 3 फीट का आगे डिस्टेंस है मेरी प्रोब का, तो उस 3 फीट के डिस्टेंस की वजह से मैंने 2-2 सेकंड ऐड करके 3 दूनी 6 सेकंड ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल 2 मिनट 6 सेकंड बाद जो है मैंने इनिशियल रीडिंग अपनी लिखनी है। तो ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। कॉन्फाइंड स्पेस एक बहुत क्रिटिकल एक्टिविटी है। जो भी HSC से रिलेटेड फायर वॉचर, होल वॉचर या PTW वगैरह कॉन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड एक्टिविटी कर चुके हैं, उन्हें ये अच्छे तरीके से पता होगा, लेकिन ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है जो शायद आपको भी ये चीज़ ना पता हो। अच्छा, कॉन्फाइंड स्पेस है, फॉर एग्जाम्पल उससे जो है वो 10 मीटर आपका मेन वे से डिस्टेंस है जहाँ अंदर एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल वेल्डिंग एक्टिविटी हो रही है, और हमें पता है कॉन्फाइंड स्पेस में किसी भी तरह की एक्टिविटी हो तो गैस मॉनिटरिंग ज़रूरी है। गैस मॉनिटरिंग परमिट पे लिखी होती है कि आधे घंटे बाद करनी है या 1 घंटे बाद करनी है, पीरियोडिक होती है। फॉर एग्जाम्पल गैस मॉनिटरिंग 1 घंटे बाद करनी है। एज अ गैस वॉच आप क्या करेंगे कि भाई वो 10 मीटर के डिस्टेंस पे है, आप 10 मीटर की प्रोब तो आपको नहीं कंपनी प्रोवाइड करेगी। आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे, फॉर एग्जांपल आपने 10 बजे इनिशियल गैस रीडिंग की है, तो क्या आप वो गैस रीडिंग करके उस वेल्डिंग जो 10 मीटर दूर है मेन वे से, उधर जाके आपने गैस रीडिंग कर ली, फिर गैस रीडिंग करके आप 59 मिनट तक बाहर आके वेट करेंगे, या फिर क्या करेंगे? ये इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। या फिर आप 59 मिनट्स आप अंदर बैठे रहेंगे। हालांकि अगर परमिट में लिखा है कि अंदर 3 वर्कर काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब 2 वर्कर और तीसरे आप, क्योंकि मैक्सिमम इंट्रेंस जो हैं वो 3 ही उस कॉन्फाइंड स्पेस में जा सकते हैं। तो आप क्या बेहतर यही है कि आप जो है गैस मॉनिटरिंग करके 59 मिनट बाहर आ जाएं, किसी वर्कर को भेजें ताकि जल्दी काम हो जाए। आप ऐसा करेंगे या नहीं, और इसका प्रॉपर सही वे क्या है? इसका आंसर जिसने काम किया हुआ है उसे पता होगा कि क्या है। अच्छा दोस्तों, कॉन्फाइंड स्पेस से रिलेटेड एक बहुत बड़ी जो लोग गलती करते हैं, स्पेशली जो न्यू कमर्स होते हैं, वो यही करते हैं कि जब इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कॉन्फाइंड स्पेस, जैसे कि मैं पता है कि मैं फिर रिपीट एक दफ़ा डेफिनेशन कर देता हूँ कि हैव लिमिटेड मींस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, नॉट डिजाइंड फॉर कंटिन्यूअस ऑक्यूपेंसी, एंड थर्ड वन हैव टॉक्सिक गैसेस। इन 3 कंडीशंस को अगर मतलब वेरीफाई कर रही है कोई चीज़, तो वो कॉन्फाइंड स्पेस है, जैसे कॉलम, वेसल्स, टैंक्स वगैरह। तो इन चीज़ों को हम कॉन्फाइंड स्पेस कहते हैं। कॉन्फाइंड स्पेस में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने तरह की जो है वो एंट्री होती है कॉन्फाइंड स्पेस में, तो कॉन्फाइंड स्पेस में जो है वो 2 तरह की एंट्री होती है। एक तो होता है कि फुल बॉडी एंट्री, जिसमें मतलब वर्कर जो है वो अपना प्रॉपर पीपीईज वगैरह पहन के कॉन्फाइंड स्पेस के या उस टैंक के जो भी कॉन्फाइंड स्पेस है उसके बिल्कुल अंदर चला जाता है, और होल वॉच जो है वो बाहर बैठ के अपना होल वॉच करता है, अपनी जो है वो शीट बनाता है, लॉग शीट वगैरह मेंटेन करता है। अच्छा, ये तो हो गई फुल बॉडी एंट्रेंस।
तो दूसरा जो है वो है पार्ट ऑफ द बॉडी एंट्री, यानी कि कोई भी बॉडी का पार्ट हो वो अगर हम इंटर करें तो वो पार्ट ऑफ बॉडी एंट्री कहलाएगी, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर बाहर जो है वो एक वर्कर बैठा है, वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर वाले वर्कर को कोई भी सामान पकड़ा रहा है या अंदर से कोई भी चीज़ ले रहा है, तो इवन कि उसका ये हाथ जो है वो इंटर हुआ है, तो ये पार्ट ऑफ बॉडी इंटर होगा। और कोई वर्कर अगर बात करता है अपने अंदर वाले वर्कर से कोई भी चीज़ पूछने के लिए, क्या सामान चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो अपना सर भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर ले जाता है, लेकिन बाकी बॉडी बाहर होता है, तो ये भी मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी एंट्री हो गई। तो ये चीज़ हमेशा नोट कर रखा करें कि कन्फाइंड स्पेस की एंट्री जो है वो फुल बॉडी जो बंदा अंदर काम कर रहा है, और पार्ट ऑफ द बॉडी जो आप कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी हो, इवन के कहते हैं कि कन्फाइंड स्पेस से मिनिमम जो है वो 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर अंदर कोई भी गैसेज हैं तो वो आप इनहेल करेंगे तो वो आपको भी इफेक्ट कर सकती हैं। तो मिनिमम कन्फाइंड स्पेस के अंदर इवन के आपका हाथ वगैरह कोई भी पार्ट ऑफ बॉडी इंटर नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। अच्छा, HSC में एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं। बहुत आसान से हैं इक्विपमेंट। सबसे पहला तो ये है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फायर एक्सटिंग्विशर ट्रॉली हो गई, फायर ब्लैंकेट हो गए। उसके अलावा जो है वो फायर फाइटिंग बॉल्स होती हैं। आजकल आपने शायद देखा होगा जब भी आप प्लांट में जाएंगे तो फायर फाइटिंग बॉल्स होती हैं, और मोस्टली जो है वो हॉस्पिटल्स वगैरह इधर उधर भी होते हैं। उसके अलावा फायर हाइड्रेंट हो गए, फायर होजेस हो गए, फायर अलार्म हो गए, फायर डिटेक्टर्स हो गए, फायर फाइटिंग पीपीज और आरपीज भी होती हैं। इसके अलावा फायर फाइटिंग ट्रक हो गए, फायर शोवल या बकल्स वगैरह हो गई। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आपको जो है वो याद होनी चाहिए कि ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। जब भी कोई आग वगैरह लगती है तो ये फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स अगर हमारे पास हैं तो हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं और आग को बुझा सकते हैं। अच्छा, तो एक और HSC का क्वेश्चन है जो बेसिकली फायर फाइटिंग या फायर वाचर के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट आर द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग टू फायर, मतलब कि फायर हैजर्ड्स के एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फायर से रिलेटेड। कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि वर्कर को जो है वो फायर हैजर्ड से बचाए, यानी टू सेव द वर्कर फ्रॉम द फायर हैजर्ड्स। वो कैसे बचाएगा? वर्कर को फायर फाइटिंग और फायर सेफ्टी की जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। और ये जब भी आप मतलब शटडाउन में आते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, तो सबसे पहले आपको किसी इंस्टीट्यूट से प्रॉपर जो है 1-2 दिन की ट्रेनिंग लेके उधर सर्टिफिकेट दिया जाता है फायर फाइटिंग या फायर सेफ्टी का। उसके बाद उसे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्स, ब्लैंकेट, ये वो चीज़ें जो भी जो है वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। और उसके साथ साथ जो है वो फायर फाइटिंग से रिलेटेड जो है वो रेस्क्यू प्लान भी प्रोवाइड करेगा और टीम भी प्रोवाइड करेगा कि इन केस अगर फायर लगती है या फायर ज़्यादा हो जाती है तो वो रेस्क्यू प्लान आपके GSA में आपके वर्क परमिट के साथ होगा, ताकि सडनली जो है वो आप रेस्क्यू टीम को बुला के उस फायर को जो है वो ख़त्म कर सकें। तो ये जो है एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग फायर। अच्छा दोस्तों, एक और HSC में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ MSDS। MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, जिसे आजकल जो है वो SDS कहते हैं, यानी सेफ्टी डाटा शीट। ये बेसिकली 3 से 4 पेजेस की जो है वो एक डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी केमिकल से रिलेटेड, उस केमिकल के क्या क्या पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं और उस केमिकल को किस तरह जो है हम सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या हैजर्ड्स हैं, उन हैजर्ड्स को कैसे हम जो है वो मीट कर सकते हैं और हैजर्ड्स को ख़त्म कर सकते हैं। लाइक उस केमिकल में उसका रिएक्टिविटी पर क्या असर है, हेल्थ पर क्या असर है, फायर पर क्या असर है, या फिर उसका एनवायरनमेंट पर क्या असर है। तो ये सारी 3 से 4 पेजेस की जो SDS है उसको हमने एक दफ़ा गो थ्रू करना है, पढ़ना है, और उसके जो भी मतलब पोटेंशियल हैजर्ड्स हो, फॉर एग्जांपल हम पेंट को ले लेते हैं, पेंट में जो है वो हैजर्ड्स होते हैं, तो हमें उसमें लिखा हुआ होगा कि भाई इसमें आपका जो है वो डस्ट मास्क आपने यूज़ करना है, क्योंकि इसमें हैजर्ड जो है वो इनहेल आपका नाक के ज़रिए, सांस के ज़रिए जाएगा, जो आपके लंग्स वगैरह को जो है वो नुकसान पहुँचा सकता है। तो उसके जो भी प्रिकॉशंस हैं, लाइक डस्ट मास्क हो गया या कोई और मास्क जो रिकमेंडेड होगा, और केमिकल ग्लव्स वगैरह होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो उस SDS में मेंशन होती हैं। मोस्टली जो है वो जब भी हम कोई केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो वर्क परमिट के साथ ये SDS लाजमी होना चाहिए, और ये होता भी है। 3 से 4 पेजेस का होता है, वो किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो ये होता है बेसिकली MSDS मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ये SDS मतलब एक डॉक्यूमेंटेड जो है वो इंफॉर्मेशन होती है पोटेंशियल हैजर्ड से रिलेटेड, कि उसको हमने कैसे केमिकल को यूज़ करना है। अच्छा दोस्तों, फायर वाचर होल वाचर में एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि हीट ट्रायंगल क्या है। अगर जो लोग भी इससे पहले इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियोस कुछ अपलोड किए हैं। मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर जाके करें, यूट्यूब को और फेसबुक, टिकटॉक को भी फॉलो करें। अच्छा, फायर फाइटिंग ए हीट ट्रायंगल क्या है? बेसिकली हीट ट्रायंगल में 3 एलिमेंट होते हैं, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। जब ये तीनों एलिमेंट मिलते हैं तो ये बनता है हीट ट्रायंगल। फिर आता है आगे
फाइव टेट्राहेड्रॉन, यानी कि जब इनमें से चौथा एक अगर हम ऐड कर दें केमिकल रिएक्शन तो ही आग लगेगी, आग बनेगी और आग फैलेगी। तो हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, ये तीन जो हैं वो फाइव ट्रायंगल हैं, और इनका जब आपस में केमिकल रिएक्शन होगा तो वो फाइव टेट्राहेड्रॉन बन जाएगी और आग जो है वो फैलेगी, फिर स्मोक और फ्यूम्स वगैरह निकलेंगे। जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि फाइव ट्रायंगल क्या है तो आप यही बताएं कि फाइव ट्रायंगल इंक्लूडिंग हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, दिस इज कॉल्ड फाइव ट्रायंगल। फिर वो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि टेट्राहेड्रॉन क्या है, ये आग कैसे फैलती है। फिर आप कहेंगे कि जब हम इनमें से फोर्थ एलिमेंट यानी केमिकल रिएक्शन को ऐड करेंगे तो इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा, फिर जो है वो आग बनेगी, हीट और फ्यूम्स उसमें से निकलेंगे। तो दिस इज कॉल्ड फाइव ट्रायंगल एंड फाइव टेट्राहेड्रॉन। अच्छा दोस्तों, फायर वॉचर और होल वॉचर या पीटीडब्ल्यू में भी ये बहुत मरतबा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रिंसिपल्स हैं फायर फाइटिंग के वो कौन से हैं, यानी कि हीट को या फायर को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें एक कूलिंग आ जाता है, एक स्टारवेशन और एक फिर स्मूदरिंग आ जाता है। जो कूलिंग वाला मेथड है इसका मतलब ये है कि अगर हीट के जैसे हमने पहले भी बताया था कि तीन जो है वो चीज़ों की वजह से आग बनती है, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल। अगर जिसमें कूलिंग वाला मेथड है, कूलिंग से मुराद ये है कि अगर हम हीट को उन तीनों में से रिमूव कर दें, जो तीन एलिमेंट है ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, इनमें से अगर हम हीट को रिमूव करते हैं तो इस मेथड को हम कूलिंग कहेंगे। और उस कूलिंग के मेथड से जब इन तीनों में से फायर ट्रायंगल में से एक भी हम रिमूव कर देंगे तो फायर ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह ये फायर फाइटिंग का एक प्रिंसिपल हो गया कूलिंग। दूसरा है स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब अगर हम थ्री एलिमेंट्स में से ऑक्सीजन वाला एलिमेंट निकाल दें, पीछे रह जाएगा हीट और फ्यूल, तो भी आग नहीं लगेगी। तो इसको कहते हैं स्मूदरिंग, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव कर देना, कूलिंग मतलब हीट को रिमूव कर देना। फिर आता है स्टारवेशन। स्टारवेशन कहते हैं भूख को। अब अगर हम फ्यूल ही रिमूव कर देंगे तो इस मेथड को स्टारवेशन कहते हैं। फायर ट्रायंगल में से जब हम फ्यूल को निकालेंगे तो भी मतलब फायर फाइटिंग का ये प्रिंसिपल है, उसको कहेंगे हम स्टारवेशन। जब हम हीट को निकालेंगे तो उसको कहेंगे कूलिंग, और जब हम ऑक्सीजन को निकालेंगे तो उसको कहेंगे स्मूदरिंग। तो ये फायर फाइटिंग के तीन प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, फायर वॉचर, होल वॉचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि फायर स्प्रेड कैसे होती है, यानी कि फायर कैसे फैलती है या हीट कैसे ट्रांसमिट होती है, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ हीट ट्रांसमिशन और फायर स्प्रेड वो क्या हैं। तीन प्रिंसिपल्स हैं, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। जो कन्वेक्शन वाला मेथड है उसका मतलब यही है कि अगर गैसेस के थ्रू हीट फैल रही है, आग फैल रही है, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। और अगर हीट की वजह से आग फैल रही है तो उसे कंडक्शन कहते हैं। कंडक्शन थ्रू हीटेड, कन्वेक्शन थ्रू गैसेस, और रेडिएशन जो है थर्ड मेथड है। अगर रेडिएशन की वजह से आग फैल रही है तो उसे रेडिएशन कहते हैं। तो ये तीन प्रिंसिपल्स फायर स्प्रेड के याद रखिएगा, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। आयोश, ओशा या फिर निबोश सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए कौन सा कोर्स करें, और गल्फ कंट्रीज में कैसे जो है वो सेफ्टी ऑफिसर पे आ सकते हैं, किस कोर्स की बेस पे। तो ये डिपेंड करते हैं आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है, उसी की बेस पे आप जो है वो आयोश करें, ओशा करें या फिर निबोश करें। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या किसी भी बैकग्राउंड इंटरमीडिएट है, मैट्रिक हैं, तो बेहतर ये है कि आप आयोश ओशा करके पहले गल्फ कंट्री में आएँ। इधर आप 3 माह 6 माह का एक्सपीरियंस गेन करें। जब आप चीज़ों को खुद देखेंगे फिर आपके लिए निबोश भी आसान होगा। और स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं वो अगर इधर आके 3-4 माह 6 माह काम करेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि HSC में मतलब कि परस्यू करने में ज़्यादा पैसा है या फिर हमारी अपनी इंजीनियरिंग फील्ड को परस्यू करने में। तो हो सकता है कि वो जो है वो अगर निबोश करके आ रहे हैं तो वो उन्हें महसूस हो कि हमने गलत फैसला किया है, वो अपनी फील्ड जो है वो दोबारा अपनी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना चाहें, क्योंकि इधर चीज़ें आपको रियलिटीज़ का पता चलेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है पहले आयोश या ओशा करें, उसी की बेस पे आप आएँ। मज़ीद आप कैसे गल्फ़ कंट्री में आ सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड की हुई है अपने इस चैनल पे, वो देखें। उसमें आपको सारी A to Z आपने CV कैसे प्रिपेयर करनी है, चीज़ें और कौन सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है, ये सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन है। तो जाके उस वीडियो को लाजमी देखें। जो भी इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया में है वो हर कोई इसी की यही ख्वाहिश है कि मैं गल्फ़ कंट्री में जाके सेफ्टी ऑफिसर बनूँ, HSC इंजीनियर बनूँ, या इस तरीके की जो हैं वो बातें होती हैं। क्योंकि हम जैसे लोग या और भी बहुत सारे लोग इधर गल्फ़ कंट्रीज़ में आके एक अच्छे खूबसूरत से स्टेटस लगाते हैं कि ये प्रोटोकॉल हैं। तो प्रोटोकॉल सब जो हैं ये सारी की सारी सिर्फ सोशल मीडिया वाले प्रोटोकॉल हैं। रियलिटी का इधर ही आके पता चलेगा। अच्छा, आपने गल्फ़ कंट्री में आप कैसे आ सकते हैं, आयोश, ओशा या फिर निबोश बेस पे, और किस बेस पे आप सेफ्टी ऑफिसर लग सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी वीडियो डिटेल में मैंने अपलोड की हुई है। जाके वो वीडियो देखें। उसमें A to Z आपको CV प्रिपरेशन कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ उसमें है। तो जाके वो वीडियो लाजमी देखें और इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक, टिकटॉक को भी फॉलो करें। थैंक यू।